एक मिनट। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर आदमी इसके ऊपर अप्लाई करता है 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है? तो बॉक्स भी आदमी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? 100 न्यूटन। इस 100 न्यूटन की वजह से ये जो आदमी है ना, ये पीछे चला जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जैसे तुम किसी चीज़ को धक्का मारते हो, तुम अपनी जगह पे स्टेबल होकर के खड़े रहते हो। तुम पीछे की तरफ नहीं जाते हो। तुमको पीछे जाने से रोकता कौन है? तो आंसर है जब तुम्हारे ऊपर फोर्स लगता है पीछे की तरफ, तो जो ग्राउंड है वो तुम्हारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है आगे की तरफ। ये जो क्योंकि तुम अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हो। जब तुम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करोगे 100 न्यूटन फोर्स से, तो ग्राउंड तुम्हें पुश करता है 100 न्यूटन फोर्स की वजह से आगे की तरफ। अब तुम्हारे ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अगर तुम्हारे ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया, तो तुम अपनी जगह पे खड़े रहो। अगर हम इस बॉक्स की बात करते हैं, तो बॉक्स पे फोर्स लग गया 100 न्यूटन आगे की तरफ और फ्रिक्शन ने फोर्स अप्लाई किया बॉक्स के ऊपर लेट से 60 न्यूटन। तो ये बॉक्स क्या होता है? ये बॉक्स आगे बढ़ेगा, लेकिन तुम अपनी जगह पे रहते हो। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? तुमने फोर्स अप्लाई किया 100 न्यूटन, तुमको यहाँ पे सपोर्ट देने वाला कोई नहीं होता। देखो ये फ्रिक्शन कितना रचित फ्रिक्शन ग्राउंड कितना लगाएगा बॉक्स के ऊपर ना, वो डिपेंड करता है कि बॉक्स का वेट क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या है, वो सब आगे की बात है, ठीक है? मैं तुमको सिर्फ एक समझा रहा हूँ एक चीज़ कि तुम किसी चीज़ को धक्का मारते हो, तुम अपनी जगह पे रहते हो। क्यों? क्योंकि तुमको फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ग्राउंड। अगर बॉक्स का है डिपेंड करता है भाई बॉक्स पे नॉर्मल फोर्स क्या है, उसकी अलग कैलकुलेशन होती है, ठीक है? तो जब हम लोग जाकर के देखेंगे ना कैलकुलेशन, तो आपको वहाँ पे जाके ये हमको क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें खाली यहाँ पे एक्शन रिएक्शन समझा रहा हूँ। तुमने 100 अप्लाई किया, इसने भी 100 अप्लाई किया, तुमने ग्राउंड को पीछे धक्का मारा, ग्राउंड ने तुमको आगे धक्का मारा, ठीक है? बस हमको यहाँ पे एक्शन रिएक्शन समझना है, फ्रिक्शन कितना होगा, कैसे होगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जाकर के पढ़ेंगे। क्लियर होगी बात? कोई भी आदमी 1 न्यूटन फोर्स भी अगर यहाँ पे अप्लाई करता है और यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, तो इसके ऊपर लगेगा 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है? फ्रिक्शन नहीं है, तो ये आदमी इधर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। वो कंटीन्यूअसली इस बॉक्स पे फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? तो मैं तुम्हें बस खाली थोड़ा एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहा है। आदमी कैसे बॉक्स पे अप्लाई कर रहा है, बॉक्स कैसे आदमी पे अप्लाई कर रहा है, आदमी कैसे ग्राउंड पे पीछे की तरफ अप्लाई कर रहा है, ग्राउंड कैसे आदमी पे फोर्स आगे की तरफ अप्लाई कर रहा है। क्लियर? आई बात समझ में? उसके बाद आगे हम देखेंगे अब नेक्स्ट कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था? m इंटू ए था। m क्या था? 1 kg, दैट इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं 1 न्यूटन। और अगर हम शॉर्ट में लिखे ना तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? अगर हम इसको खाली कैपिटल एन लिखते हैं ना तो यहाँ पे कैपिटल में आएगा, अगर पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल में आता है। अब यहाँ पे ये जो एक्चुअली इसको क्यों न्यूटन लिखा जाता है? बिकॉज़ ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, इसलिए हमने इसको सिंपल करने के लिए यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसको न्यूटन बना दिया। अब सम क्वेश्चन ये आता है, सबको पता है 1 न्यूटन, न्यूटन जो होता है यूनिट होता है फोर्स का। लेकिन क्या किसी ने 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस किया है कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? तो सिंपल सी बात है, देखो, मान लो तुम जाते हो बाजार में, ठीक है, एक सब्जी वाले के पास, और तुमने सब्जी वाले को बोला कि मेरे को ना 100 ग्राम मेरे को 100 ग्राम धनिया दो, ठीक है? धनिया कितना लेते हैं? 100-200 ग्राम लेते हैं, 5 किलो तो लेते नहीं है। 100 ग्राम तुमने धनिया लिया, तुमने 100 ग्राम धनिया अपने हाथ पे पकड़ा, तो 100 ग्राम धनिया मतलब इसका कितना हो गया मास? 0.1 केजी मास हो गया। ये कितना फोर्स तुम्हारे हाथ पे एक्सर्ट करेगा? तो m इंटू जी, जी कितना हो जाएगा? 10 ले लो एक बार के लिए, तो कितना हो जाएगा? ये 1 न्यूटन हो जाएगा। मतलब 100 ग्राम जो तुम्हारे हाथ पे एक्सर्ट करेगा वो कितना हो गया? 1 न्यूटन। और तुमको ये बात अच्छे से पता है एक्सपीरियंस से कि 100 ग्राम जो हमारे हाथ पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो बहुत कम होता है। तो हमारे लिए 1 न्यूटन फोर्स बहुत ही कम होता है। क्लियर? अब हमने क्या किया, हमने एक यूनिट सीख करके रखा था न्यूटन फोर्स का, ठीक है? उसके बाद एक तुम लोगों ने और सीखा होगा, 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डायन होता है, ठीक है? 1 न्यूटन 10⁵ डायन होगा। और ये हमारा हो जाता है, डायन हमारा हो जाता है सीरियस यूनिट।
इसका हमने कन्वर्शन सीखा भी था यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। और 1 डाइन की बात की जाए तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं फोर्स की। जैसे प्रैक्टिकल यूनिट में आता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स, जिसमें क्या जाता है केजी वेट, या कहीं पे लिखा देखोगे केजी एफ भी लिखा हुआ देखोगे। 1 केजी वेट या 1 केजी एफ कितना होता है? तो मान लो कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 1 केजी है, इसको अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है, ठीक है, अपने सेंटर की तरफ। अर्थ जिस फोर्स से इस 1 केजी को अपनी तरफ पुल करती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? 1 केजी वेट। और हम कैसा लिखते हैं इसको? 1 केजी वेट। 1 केजी वेट कितना हो जाएगा? 1 केजी इंटू अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होता है? 10, दैट इज 10 न्यूटन। ज्यादा एक्यूरेटली 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो दैट इज 1 केजी वेट। तुम जैसे जाते हो सब्जी वाले के पास कोई चीज देने के लिए, तो बोलोगे कि 5 के मेरे को 5 किलो आलू दो। तो वो जो 5 केजी तुम बोलते हो ना, दैट इज नॉट टेक्निकली करेक्ट। 5 केजी वेट होता है, मतलब 5 केजी वेट, मतलब अगर हमसे न्यूटन में पूछा जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं? 50 न्यूटन। और हमने क्यों ये बना करके रखा हुआ है? क्योंकि हम अर्थ पे हैं, और अर्थ पे हम लोग अधिकतर क्या होता है, हम लोग चीजों को अर्थ के ग्रेविटी के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए वो हमने प्रैक्टिकल यूनिट बना करके रखा है, ताकि हमारे लिए उस चीज को समझना कैसा हो, यूज करना कैसा हो, आसान हो, है ना? अब वो अगर हम जैसे बोला गया कि किसी पर्सन का वेट है 73 केजी वेट, मतलब उसका मास कितना हो गया 73, और इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी 10, दैट इज उसका कितना हो जाएगा 730 न्यूटन, उसका अप्रोक्सीमेट उसका अर्थ उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम लोग को ना हम लोग किसी भी चीज के को केजी वेट में अगर दिया जाए या केजी एफ में दिया जाए, तो उसको हमको न्यूटन में कन्वर्ट करने आना चाहिए, और हमको ये डेफिनेशन समझ में अच्छे से आनी चाहिए। तो इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ, फोर्स, इसको नोट कर जाना है, expressed in weight created by mass and due to gravity is in gravitational unit. Full stop. This can be converted to SI system. जैसे बोलेगा 5 केजी वेट, मतलब 5 केजी वेट मतलब कितना हो गया? 5 जी। ठीक है, क्लियर होगी बात सबको? अभी हम लोग को थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें चलेंगी अभी, बस ऑलमोस्ट सारा का सारा बेस वाला पार्ट जो है ना, खत्म होने पे आ गया अभी। इसके बाद तुम लोगों ने थोड़ा सा और पढ़ के रखा होगा कि एक था, तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि अगर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं की जाए किसी बॉडी के ऊपर, तो उसका मोमेंटम कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। m1v1 प्लस m2v2 m1u1 प्लस m2u2, ये हो जाएगा इसका किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2।
कोई भी बॉडी हो, अगर उसके ऊपर जैसे कि मान लो बाहर से फोर्स ना लगे, जैसे कि मान लो अगर हमें बोल दिया जाए कि एक बॉम्ब है जो कि एक्सप्लोड करता है, एक्सप्लोड किया ये बॉम्ब और इसका मास था 20 केजी, और बोला गया कि इसमें से एक 15 केजी का पार्टिकल निकला और वो इधर भागता है, सर आप म्यूट हो। हाँ 15 केजी का पार्टिकल यहाँ से निकलता है और ये भागता है स्पीड v के साथ, और जो 5 केजी वाला पार्टिकल है जो टूटने के बाद यहाँ बनता है वो यही का यही रह जाता है, ठीक है, अपनी जगह। तो बताओ कि इस 15 केजी वाले का वेलोसिटी क्या होगा। तो ये सबने पढ़ के रखा है कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, कि इनिशियल मोमेंटम जो होता है फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये 20 केजी वाला रेस्ट पे था। m1 कितना हो जाएगा, 20 15 15 इंटू वी प्लस m2 कितना है 5 केजी है, इंटू इसकी स्पीड कितनी है, फाइनल 0 है। तो हमसे पूछा जाएगा अगर कि एक मिनट, इसकी स्पीड अगर मैंने 0 ले ली है, या इसको भी नीचे भेज दो पीछे की तरफ, ठीक है, इसको स्पीड तुम दे दो 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे तो क्या होगा, इसकी भी स्पीड 0 आ जाएगी। इसकी स्पीड मान लो एक बार के लिए 5, ये 15 भी कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा, v हमारा हो जाएगा 25/15, दैट इज 5/3 मीटर पर सेकंड। मतलब मैंने इधर को प्लस ले लिया अगर, तो मेरा इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। मतलब मेरा अगर मैंने एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दूसरा किधर जाएगा, वो इधर जाएगा विद स्पीड 5/3 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने फटाफट ऐसे करवा दिया। उसके बाद आगे हमने और क्या सीखा था, देखो अभी तुमने जस्ट सीखा न्यूटन थर्ड लॉ क्वेश्चन। तुमने बोला कि न्यूटन थर्ड लॉ क्वेश्चन में फोर्सेज इक्वल होती है, अपोजिट होती है, ठीक है, और हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती है। कभी भी अगर ऐसा बोल दिया, जब मान लो कोई रॉड है और उस पर एक फोर्स एफ ऐसे अप्लाई हो रही है, दूसरी फोर्स एफ ऐसे अप्लाई हो रही है, तो क्या ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है, तो आंसर है नो। एक्शन रिएक्शन पेयर बनने के लिए फोर्सेज हमेशा कैसी होनी चाहिए, दो अलग अलग बॉडी पे लगनी चाहिए, कभी भी वो सेम बॉडी नहीं होना चाहिए। न्यूटन थर्ड लॉ को अगर तुम देखो ना, एक तरीके से हम और उससे हमको एक कंक्लूजन निकल कर क्या आता है कि फोर्सेस ऑलवेज जो हमने सीखा था क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ जैसे हमने क्या, फर्स्ट लॉ को क्या देता था, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ ने हमको क्या दिया था, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। और जो थर्ड लॉ होता है ये हमें क्या देता है, थर्ड लॉ गिव्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, ठीक है, ये हमको थर्ड लॉ देता है। अगर हम थर्ड लॉ की बात करें ना, तो हम उससे पता है एक चीज ऐसी भी समझ सकते हैं, उसी को देखो एक ही लॉ है लेकिन उसको अलग अलग नजरिया हो सकता है देखने का। जैसे थर्ड लॉ से हम ये भी बोल सकते हैं कि दुनिया में कभी भी कोई भी इंसान सिंगल फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मान लो तुमने बोला कि मैंने कोई फोर्स को क्रिएट किया, एक फोर्स मैंने क्रिएट किया, तो वो गलत बात। तुमने अगर एक फोर्स तुमने क्रिएट किया तो वहां पे कोई उसका कोई ना कोई पेयर क्रिएट हो ही रहा हो, ठीक है। तो कभी भी कोई भी पर्सन कोई भी चीज यूनिवर्स में सिंगल फोर्स क्रिएट नहीं हो सकता है। और ये भी बताओ, फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉज है, ठीक है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसमें एक चैप्टर 1 में ये भी लिखा होगा कि एक फंडामेंटल लॉ ये भी है दैट अ सिंगल फोर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड,
फोर्स आर ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर्स। और ये जो लाइन आ रही है ये कहाँ से आ रही है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आ रही है, ठीक है। थर्ड लॉ ऐसे ही बोल सकते हैं, थर्ड लॉ ऑल्सो सेज दैट सिंगल फोर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है। फुल स्टॉप। फोर्सेस आर ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर, ठीक है। और अगर हम बोले न्यूटन थर्ड लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए, तो ये भी सबको आता है, F12 इक्वल्स टू माइनस F21, ठीक है। के पास सबको ये थोड़ा सा बस, थर्ड लॉ तो देखो सबने थर्ड लॉ क्लास 9th 10th में पढ़ा है, लेकिन उसको थोड़ा सा और अच्छे से फील करने के लिए मैंने तुमको पूरा का पूरा बता दिया। बाकी टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उस एक लाइन में सब कुछ छिपा हुआ है, लेकिन वो सब कुछ छिपा हुआ हमको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है जब तक कि उसको हम लोग डिटेल में बारीकी से देखें ना। अब यहाँ पर देखो कि फोर्सेज जो होती है ना, इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई आदमी है, ठीक है, हम लोग उसको अलग अलग वैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कुछ लंबे होंगे, कुछ नाटे होंगे, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे, और एक ही चीज को कैटेगराइज करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। वैसे ही फोर्स को कैटेगराइज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक हो सकता है इंटरनल फोर्स, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए ना मैं तुम्हें एक पहले बताता हूँ एक वर्ड, सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? तो हमारे पास अगर ग्रुप ऑफ बॉडीज है, ठीक है, ग्रुप ऑफ मास है, दो या दो से ज्यादा मास है, और अगर वो दो या दो से ज्यादा मास अगर मूव करते हैं सेम वेलोसिटी के साथ, सेम एक्सेलरेशन के साथ, तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम है, ठीक है। ये वर्ड सिस्टम जो है ना आपको बार बार फिजिक्स में मिलेगा, इसलिए इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ बॉडीज मूविंग विथ कॉमन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मेक्स अ सिस्टम। जैसे मान लो एक बस चल रही है, उस बस में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अभी वो बस जो एकदम स्मूथली चल रही है रोड के ऊपर, अभी वो ड्राइवर, जितने बच्चे भी है, सीट, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि सबकी वेलोसिटी कैसी है, कॉमन है, सबका एक्सेलरेशन कैसा है, कॉमन है। अगर ये तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हो गया, थोड़ा अगर मैं तुम्हें टफ एग्जांपल दूं ना, तो ऐसा देखो, ये एग्जांपल तुम्हारे एस सी वर्मा की बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे पुली है, यहाँ पे ऐसे रिंग है। ये रिंग के एक बीट टाइप का, बीट जैसे मोती होता है ना, मोती के धागे में स्लाइड कर सकता है। यहाँ पे एक और ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक पुली एक और है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक और है, और ये एक आदमी इसको खींच रहा है एफ फोर्स के साथ। ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ये हमारा हो गया डिस्क या बीट बोल सकते हैं हम लोग इसको। हाँ अभी फिर से ज्वाइन करना, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक सी, और ये ब्लॉक डी। हमने फोर्स अप्लाई किया, तो पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ पे ये बीट को मैं नाम दे देता हूँ ई का। हमसे पूछा ई नाम दिया कहीं मैंने नहीं दिया, फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पूछा जाएगा कि सिस्टम क्या है, तो देखो ये ए और बी आगे जाएंगे, ए और बी, डी भी आगे जाएगा।
जैसे हमने खींचा ए, बी और डी दोनों आगे जा रहे हैं राइट की तरफ, दोनों की स्पीड एक्सेलरेशन सेम होगी। तो हमने क्या बोला, ए, बी और डी हमारा एक सिस्टम के पार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सी की बात करूं तो सी तो नीचे जा रहा होगा, सी नीचे जा रहा है तो सी का और डी का एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकता है, बिकॉज एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, एक नीचे एक राइट में। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो सी होगा ना, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। ए, बी, डी एक सिस्टम बनाएगा, लेकिन सी उस सिस्टम का पार्ट नहीं है, बिकॉज सी का एक्सेलरेशन ए, बी, डी जैसा सेम नहीं है। सी अगर नीचे जा रहा है 1 के साथ तो ये ई भी नीचे जा रहा होगा, लेकिन ये क्या है, ये एक बीड है, मतलब मोती जैसा है। तो ये क्या करेगा, नीचे तो जाएगा लेकिन इसके पास ये नीचे स्लिप भी करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन ब्लॉक के एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाएगा स्लिपिंग की वजह से। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो बीड होगा ना और ये जो ब्लॉक होगा, दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सी और ई सिस्टम नहीं हो। हाँ, अगर यहाँ पे बीट के बदले अगर ब्लॉक होता ना और दोनों ब्लॉक, तो ये भी ब्लॉक नीचे जाता, ये वाला ब्लॉक भी नीचे जा रहा होता, तो वो दोनों ब्लॉक क्या बन जाते, सिस्टम के पार्ट होते। लेकिन अभी ये बीट स्लिप करेगा, इसका अलग एक्सेलरेशन होगा, ब्लॉक अलग एक्सेलरेशन से जाएगा, तो बोलेंगे ये दोनों सिस्टम नहीं बनाएंगे। तो जब तुम्हारे सामने जब बॉडीज आती है ना, तो तुमको वहां पे उसको एनालाइज करना होता है कि वो सिस्टम है कि नहीं है। तुम एक ट्रेन अगर देखो ना, ठीक है, तो वो ट्रेन ऐसे करके जुड़ी होगी, इसका यहाँ पे क्या कहते हैं, इंजन होगा और ये ट्रेन ऐसे जा रही है। तीनों इंजन की, बोगी की, सबकी क्या होती है, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन सबका सेम होगा, वेलोसिटी सबकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ऐसा होता है कि वो कोई पर्सन आता है, ठीक है, और यहाँ पे आता है और यहाँ से आकर के ना ट्रेन का ये जो कनेक्शन होता है उसको खोल देता है। तो देखा होगा मूवी तुमने, गुंडे मूवी में, ठीक है, वो लोग कोयला चोरी करने जाता है, तो क्या करता है, दो बोगी के बीच में ऐसे कनेक्शन होता है, उसको खोल देता है, ठीक है। वो एक बोगी वही रह जाती है और पूरे की पूरी बाकी ट्रेन आगे बढ़ जाती है, ठीक है, और ऐसे पूरा वो लूट लेता है वो लोग कोयला। तो वहां पे अगर वो सेपरेट कर देना अगर इसको, ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब ये बोगी अलग हो गई और ये ट्रेन जो है आगे बढ़ जाती है, ठीक है, इंजन कनेक्टेड है, ये आगे बढ़ के ये अपनी जगह पे रुक जाती है। अब क्या हुआ, जैसे ये रुक गई ना, अब इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन इन दोनों से अलग हो। अब ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, अब ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलग है। तो एक सिचुएशन में एक बॉडी एक सिस्टम का पार्ट हो सकती है, दूसरे केस में बॉडी जो है सिस्टम का पार्ट नहीं भी हो सकती है। तो ये तुमको सिस्टम वर्ड समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम जब सिस्टम को चूज करते हैं ना, तो हम किन किन बॉडी को सिस्टम में ले रहे हैं, हमको उसके लिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि, और वाइजली लेना पड़ता है, ठीक है। ऐसा कभी कभी मान लो जैसे ए बी डी सिस्टम का पार्ट, हमको जरूरत अगर नहीं है डी को लेने की, तो हम डी को हटा भी सकते, खाली ए और बी को भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास 3 बॉडीज है जो सिस्टम में आ सकती है, अगर हमको एक की जरूरत नहीं है तो उसको वहां से साइड हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, हम कुछ भी करके ए बी डी में ई को या सी को ऐड नहीं कर सकते इस वाले, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया कि सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ बॉडीज मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मेक्स अ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम वर्ड समझने के बाद अब हमको यहाँ पे समझना है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स, ठीक है। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।